ओके। आज का टॉपिक है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्या है ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी जब अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो इसको बोलते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। टोटल 4 स्टेप्स हैं, मतलब कि इस प्रोसेस को करने के लिए कंपनी को टोटल 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप है टू इशू प्रोस्पेक्टस। क्या होता है इसमें? व्हेन अ पब्लिक कंपनी इंटेंड टू मेक इनविटेशन टू द पब्लिक to subscribe for its shares, then the public limited company in limited by shares must issue document called prospectus। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट का नाम है, कोई कागज है। कौन इशू कर रहा है? कंपनी। कौन कंपनी? लिमिटेड बाय शेयर्स वाले कंपनी, यानी कि वैसी कंपनी जो मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करने वाली है, वो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है प्रोस्पेक्टस नाम का। अच्छा, इसमें होता क्या है? इट डिस्क्राइब, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम प्रोस्पेक्टस है, ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस कंपनी की। क्यों कर रहा है? टू अट्रैक्ट द पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ये जो डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी कंपनी रियल ग्राउंड पे कुछ प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब कंपनी कितनी फाइनेंशियल, कितनी साउंड है, कितनी अच्छी है, उस कंपनी के फाइनेंसेस कितने अच्छे हैं, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कोई बहुत बड़ा डेट तो नहीं है इस पे, या कोई बहुत बड़ा कोई थ्रेट तो नहीं है कंपनी को आने वाले सालों में, ऐसा। अच्छा, ये क्यों कर रही है कंपनी? पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कि भैया आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं इस प्रोस्पेक्टस के बारे में लिखी गई है। इट कंटेन्स, फर्दर बात बताई जा रही है, कुछ इंफॉर्मेशन जैसे नेम ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, एड्रेस। किसका एड्रेस? रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसका एड्रेस पता रहेगा इसमें। नेम और एड्रेस डायरेक्टर्स का। अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी को कितनी अथॉरिटी मिली है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक कंपनी लोगों से पैसा कितना मांग सकती है, वो कंपनी खुद डिसाइड करती है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। एंड इशूड कैपिटल, और उस ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कितना कैपिटल कंपनी इशू कर रही है। प्राइस ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स लोगों के लिए ऑफर किए जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी रखी है कंपनी ने, ये कंपनी यही बताती है प्रोस्पेक्टस में। कंडीशंस, इशू, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी होती है। अच्छा, एक और जरूरी बात, नेम ऑफ द शेड्यूल बैंक, मतलब कौन से बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट करना है। जो भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बता रही है कि आपको कौन से बैंक में पेमेंट करना है भाई, उसका नाम होगा। अमाउंट अलोंग विथ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ कितना आपको अमाउंट भेजना होगा। डेट्स ऑफ ओपनिंग, कब से ये आप अप्लाई कर सकते हो, और क्लोजिंग डेट भी दी होती है। ये सारी बातें जो आपने पढ़ी, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में एक कंपनी बताती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम और आप। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला स्टेप, टू इशू प्रोस्पेक्टस। कर दिया प्रोस्पेक्टस इशू। अब लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे जो भी समझना होगा। उसके बाद जो इंटरेस्टेड होगा वो एप्लीकेशन मनी भेजेगा, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। देखिए दूसरा स्टेप, रिसीव एप्लीकेशन मनी। आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन ए प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अभी क्या होता है ना, उस प्रोस्पेक्टस में प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरते हैं लोग और अप्लाई करते हैं। किसके लिए? कंपनी के शेयर्स के लिए। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड के आगे विल भी लगा है, होगा ओनली व्हेन इट इज अकंपनीड बाय एप्लीकेशन मनी विच शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर। ध्यान समझिएगा बात को।
एप्लीकेशन उन्हीं लोगों का एक्सेप्ट होता है जो एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी भेजते हैं, और वो एप्लीकेशन का पैसा इशू प्राइस के 25% से क्या है, कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए के कोई शेयर है तो उसका एप्लीकेशन मनी कितना मांग सकती है कंपनी? 25 रुपए से तो कम कॉल ही नहीं करेगी। ठीक है, 25 रुपए मिनिमम कॉल करेगी। अच्छा, अगली बात भी इसके बाद लिखेगी, द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द पब्लिक इन अ शेड्यूल बैंक, ध्यान समझिएगा, एंड गेट अ रिसीट फॉर द सेम। क्या होता है ना कि जी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के लिए क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। वो सारे लोग जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में और इस कंपनी के शेड्यूल बैंक का अकाउंट नंबर देते हैं और कहते हैं कि अपने बैंक को ऑर्डर देते हैं कि इस कंपनी के ये जो बैंक अकाउंट है इसमें मेरे पैसे ट्रांसफर कर दो, एप्लीकेशन का पैसा। वो लोग उस कंपनी के शेड्यूल बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं और उसकी एक रिसीट भी लेते हैं। The company cannot withdraw this money from the bank till the procedure of allotment has been completed. अच्छा, ये सारा पैसा कहां चला गया? पब्लिक से कंपनी के बैंक अकाउंट में। बट कंपनी ये पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती। कब तक नहीं निकाल सकती? जब तक शेयर्स का अलॉटमेंट ना हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऐसे शेयर होल्डर होंगे जिनको कंपनी चाह के भी शेयर्स नहीं दे सकती, जरूरत से ज्यादा लोग आ गए, उनका पैसा रिफंड भी तो करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में आपको शेयर पूरा पैसा बैंक से कंपनी नहीं निकाल सकती। या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल है, 90% आपके शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। हो सकता है 80% ही लोग आपका शेयर खरीदे, तो सेबी का रूल है कि आप शेयर अपने लॉन्च नहीं कर सकते। मिनिमम 90% आपके शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर ना हुआ तो पैसा नहीं निकालेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट जब करेंगे तभी पैसा उसको यूज करती है कंपनी। मतलब अब ये प्रूफ हो जाता है कि भैया हमारे शेयर बिक चुके हैं सारे, तो अब ये काम हो सकता है, अब पैसा हम निकाल सकते हैं। चलिए, ये था दूसरा स्टेप हमारा, टू रिसीव टू रिसीव एप्लीकेशंस। अभी जो तीसरा स्टेप आता है वो है टू मेक अलॉटमेंट। यहां देखिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है? Allotment of share means acceptance by the company of the offer made by the applicants to take up the shares applied for. ध्यान से समझना, कंपनी ऑफर को एक्सेप्ट करती है और ऑफर करता कौन है? एप्लीकांट। एप्लीकांट मतलब रिटेल इन्वेस्टर। वो कहता है कि कंपनी मुझे आपके शेयर चाहिए, वो ऑफर देता है और कंपनी उस और ऑफर के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी भेजता है। अब कंपनी क्या करती है उस ऑफर को, अब उसकी मर्जी है कंपनी की एक्सेप्ट कर दे या फिर रिजेक्ट करती हो। तो अलॉटमेंट का मतलब है जब कंपनी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उसको क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। अच्छा, एक और बात है इसमें, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट द बैंक सेंड्स ऑल application to the company, but the company cannot go for allotment unless minimum subscription is received by the company. बेसिक सी बात है, जितने लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भेजा वो सारा पैसा बैंक में है। अब वो क्या करती है, कंपनी क्या करती है, उस पूरे लिस्ट को, जितने लोगों ने पैसा भेजा है वो कंपनी में जाता है, एक पीडीएफ, एक लिस्ट, और उसके बाद कंपनी देखती है कि इतने लोगों ने पैसा दिया है। और कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक उसको ये अश्योरेंस ना मिल जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब है कि सेबी कहती है कि आपने जितने का भी शेयर लॉन्च किया है 90% का वैल्यू लोगों के द्वारा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर ये कंपनी चेक करती है कि हो गया तो फिर वो अलॉटमेंट के प्रोसीजर को शुरू करती है, अदरवाइज सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में एक डिटेल लाइन लिखी गई है। Minimum subscription refers to the minimum amount of capital that should be subscribed for by the public before a company can proceed with allotment of shares. मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो कैपिटल का वो अमाउंट है जो लोगों के द्वारा सब्सक्राइब किया जाना चाहिए
तभी कंपनी अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। और इसका एक जो परसेंटेज है वो है 90%। इशू अमाउंट का 90% लोगों के द्वारा सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। और ये रूल किसने दिया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने दिया है। अच्छा, एक बात और है, दो लोग यहाँ पे आपको दो बॉडीज दिख रही होंगी गवर्नमेंट की, एक है सेबी और एक है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं बोलती। कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं कहता। ये किसकी गाइडलाइन है? सेबी की गाइडलाइन है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, द कंपनी शैल फोर्थविथ रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो रूल है अगर वो फुलफिल्ड ना हो तो कंपनी को पूरे पैसे एप्लीकेशन वाले रिटर्न करने पड़ते हैं। इफ डिले अकर्स बियॉन्ड 15 days from the date of closure of subscription list, the company shall be liable to pay the amount with interest of 15%। ध्यान देना, एप्लीकेशन का पैसा लोगों का कंपनी के पास होता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाया, सपोज 80% लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए, तो सेबी का गाइडलाइन आ जाएगा बीच में। वो गाइडलाइन क्या बोलेगा? आपको शेयर अपने वापस लीजिए और लोगों का पैसा रिफंड कीजिए। अगर आपने क्लोजिंग डेट जो भी थी आपकी उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट सबको रीपे करना होगा पैसा। अगर उसके बाद आप करते हो तो आपको उनका पैसा 15% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कंपनी इंटरेस्ट देगी। आपने लोगों का पैसा 15 दिन से ज्यादा रखा है। दूसरी पॉइंट है, द बेसिस ऑफ ऑल अलॉटमेंट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग कोर्सेस ऑफ एक्शन आर टेकन। देखो, अलॉटमेंट का जो भी डिसीजन है ना वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे कंसल्ट करते हैं, किससे सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इंडिया में दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप शेयर खरीद और बेच सकते हो, जहां शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। इस बार एक अपने आप में एक टॉपिक है, बट अभी के लिए इतना समझिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो इनके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किससे कंसल्ट कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर से। किस रिगार्डिंग? अलॉटमेंट के लिए। इसके बाद क्या होता है? तो इन जो ये सलाह मशवरा होती है दोनों के बीच में, उससे कुछ बातें सामने निकल के आती है। वो क्या है? इफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड फुल्ली, अगर आप किसी का एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हो, किसी इंसान ने आपको पैसे दिए एप्लीकेशन का और बोला मैं आपके कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, बट आपके पास शेयर्स है नहीं, आप उसका पूरा पैसा रिफंड करोगे, तो आप पूरा पैसा रिजेक्ट कर रहे हो। तो क्या करना होगा उस केस में? लेटर्स ऑफ रिग्रेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट देखिएगा, लेटर्स ऑफ रिग्रेट अलोंग विथ रिफंड ऑर्डर आर सेंड। आप उस व्यक्ति को एक लेटर लिखेंगे या ईमेल लिखेंगे जिसमें लिखा रहेगा लेटर ऑफ रिग्रेट, अफसोस है कि हम आपको शेयर ना दे पाएंगे और आपका पैसा हम रिफंड कर रहे हैं। अगर उसने चेक दिया हो तो उसको चेक वापस करेंगे उसका, अगर उसने ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो उसको पेमेंट उसका रिवर्ट किया जाएगा। ठीक है। इफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड फुल्ली, अगर उसके एप्लीकेशन को आपने फुल्ली एक्सेप्ट किया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाएगा। आपके मतलब उसको क्या बताया जा रहा है? आपका पैसा हमने स्वीकार किया है और आपको अब शेयर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या है? इफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड पार्शियली, अगर आपने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तो किया बट पूरी तरीके से नहीं किया। इसका क्या मतलब है? लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट अलोंग विथ रिफंड ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ excess application money is not adjusted toward the other sum due to due one share are sent। जितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आपने एक्सेप्ट किया है उतने शेयर्स का आप क्या भेजेंगे? लेटर ऑफ अलॉटमेंट।
और बाकी का पैसा आप रिफंड करेंगे। ठीक है। चौथा, टू मेक कॉल्स, द अमाउंट्स पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर नॉट कॉल्स बट द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन डिमांड आर कॉल्ड कॉल। देखिए कॉल्स क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आप मांगते हैं उसको कॉल नहीं कहते, उसको सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और ये कब डिमांड पे मांगे जाते हैं और इसको बोलते हैं कॉल्स। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद का पैसा कॉल्स कहा जाता है। ठीक है, जिसको आप फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी कहते हैं। और ये कब मांगा है? जब कंपनी डिमांड करती है। ठीक है। A company may demand the whole amount of share on application in one installment. If the whole of the amount of share is not paid on application and allotment, the unpaid amount may be called by the directors in one more installment. कंपनी की मर्जी है भाई, कंपनी चाहे तो पूरा पैसा एप्लीकेशन के दौरान मांग सकती है। अगर एप्लीकेशन के दौरान पूरा पैसा ना मांग पाए तो आगे चल के क्या करती है वो, बाय दी मोर इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे कॉल्स में पैसा मांगा जाता है। Each installment is named the first call and the second call. Call must be made strictly in accordance with the provision of the article of association. आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही कॉल्स मांगी जाएगी। एक तरह से रूल बुक समझ लीजिए। इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपकी कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद का नहीं है, द प्रोविजंस ऑफ द टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2030 शैल अप्लाई। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल बनाए गए हैं, उसमें से एक शेड्यूल है टेबल एफ। उसमें जो रूल्स होंगे वही अप्लाई होंगे। किस केस में? अगर कंपनी के पास खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना हो। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है इसके अंदर प्रोविजंस, इसके रूल्स क्या है। द अमाउंट टू बी कॉल्ड अप आइदर ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट or on any one call shall not exceed 25% of the total quantum of the issue. किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा पूरे इशू प्राइस का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। खैर ये तो हम लोग भी पढ़ चुके हैं। All amount on shares should be fully called up within a period of 12 months from the date of allotment. जिस समय अलॉटमेंट हुआ है उसके 12 मंथ के अंदर अंदर पूरा पैसा कंपनी को कॉल करना होगा, जो भी आपका इश्यू प्राइस है। थर्ड पॉइंट नंबर सी, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन मेकिंग द 2 कॉल्स। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए? 1 महीने का। 1 महीने के बीच में आप, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर 2 कॉल्स नहीं मंगा सकते। ठीक है। Call must be made on a uniform basis on all the shares within the same class of shares. पैसा मांगने का तरीका एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही तरीके से। A call letter must specify the amount of the call, mode of remitting money, address to which call money is required to be sent and last date for sending money. एक लेटर आपको लिखना होगा कंपनी को जिसमें आप बैंक का डिटेल्स, लास्ट डेट और ये सारी बातें आप लिख के शेयर होल्डर को भेजेंगे हर बार जितनी बार आप कॉल मांगते हैं। क्लियर होती है यहां तक बात?